Hello everyone, welcome back. I hope you all are good and safe. Today I am back with my new video and thank you so much for your kind appreciation for my previous videos. And I don't miss that classroom environment anymore, like making you silence in the classroom. So now I'm getting that in my home when background music appears. Okay, now the thing is we have completed our company law. अब हम मूव करेंगे कंपनसेशन लॉस की तरफ. देखिए इंडिया में लेबर की वर्कर्स की कंडीशन पहले बहुत ही वर्स्ट थी और इसी कंडीशन को सुधारने के लिए, इनका वेलबींग करने के लिए, इन्हें सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, फेयर लिविंग प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉज को लेकर के आई. वो कौन से लॉज हैं? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट. तो आज हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट से. और रिसेंटली याद रखिए हमने अपना लेबर्स डे भी मनाया है 1 मई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मिनिमम वेजेस एक्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 16 मिनिमम वेजेस एक्ट. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाना चाहूँगी. ज़रा इस क्लिपिंग को ध्यान से देखिएगा कि एक पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ करके एक जॉब के लिए सर्च करता है, उसको जॉब मिल जाती है और उसके बाद अक्रॉस द बॉर्डर वो कहीं दूसरी देश में जाकर के क्या करता है, अपना पासपोर्ट सबमिट कर रहा है. अब यहाँ पे देखिए ये इस फैक्ट्री में काम करेगा, एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर ये यहाँ पे काम कर रहा है. अब ये जो लेबर है दिन रात यहाँ पर काम करती है. अब ये किस लिए काम करती है? ताकि इसको वेजेस मिले और ये अपनी फैमिली को भी घर पे पैसा भेज सके. और जब वेजेस मिलने के टाइम आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूट करके तुम्हारा रहना खाना पीना ये इतना काम होता है, तो इसको मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए. ठीक है, तो चलिए अब ये क्लिपिंग आपको दिखाने का रीज़न ये था कि इसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन बहुत टाइम से इंडिया के वर्कर्स के साथ और बाहर भी बहुत से देशों में वर्कर्स के साथ होता आया है. इसीलिए हम अपना लेबर डे भी मनाते हैं. अभी रिसेंटली 1 मई को लेबर डे था. तो अब देखिए लेबर के राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उन्हें भी सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, लिविंग वेजेस प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को लेकर के आया गया, ताकि जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसको फिक्स किया जा सके सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स के केस में. जस्टिफिकेशन क्या है इसकी स्टैट्यूटरी फिक्सेशन की? ये ऑब्वियस है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, एक्सेप्ट सर्टेन हाईली ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज में इनको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये तो मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करती ही है. ठीक है, द लेबर एज अ होल जो होती है, मतलब पूरी लेबर जो होती है, कई बार मिलकर के भी वो कलेक्टिव बार्गेन नहीं कर पाते हैं अपने एम्प्लॉयर से और अपना इंटरेस्ट को भी लुक आफ्टर नहीं कर पाते हैं. ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट पे ही काम करते रहते हैं. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो थी, उनका एक केस था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में ऑब्जर्व किया गया कि नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस क्या है? डिनायल ऑफ द राइट टू लिव विद अ बेसिक ह्यूमन डिग्निटी टू द लेबरर. कि मतलब अपनी बेसिक डिग्निटी के साथ एक लेबर नहीं जी पा रहा है. और ये क्या है? ये वियोलेशन है हमारे आर्टिकल 21 का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का. चलिए फटाफट से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को भी एक नज़र देख लेते हैं. यहाँ पे ये देखिए आर्टिकल 21 एक मच वाइडर है जितना कि इसके मीनिंग में लिखा है ह्यूमन डिग्निटी को लेकर के. यहाँ पर राइट टू लिवलीहुड भी है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर है, इस तरह के राइट्स भी है. ठीक है, राइट टू लिव अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग लाइफ. तो यानी कि अगर एक इंसान को मिनिमम वेजेस ही ना मिले एज अ लेबर काम करके, तो वो मीनिंगफुल लाइफ या फिर एक राइट लिविंग नहीं जी पाता है. तो इसी की वियोलेशन ना हो, इसलिए हमारे लॉ ने क्या करा, मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर के आया. अब देखिए जो एक्ट है ये ऑब्लिगेटरी है हर एम्प्लॉयर के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए हैं, और इससे इंडस्ट्री के साइज और कैपेसिटी का या फिर यूनिट का कोई लेना देना नहीं है. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने केस डील किया था किसका? आंध्र प्रदेश होटल एसोसिएशन का वर्सेस आंध्र प्रदेश ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, यहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट हैदराबाद का जो था इसके ऊपर केस था. यहाँ पे रूलिंग ये निकल के आई थी बेटा, डिसीजन ये कंक्लूड हुआ था कि अगर इफ एन एम्प्लॉयर कैन नॉट पे द मिनिमम वेजेस, अगर कोई एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस ही पे नहीं कर पाता है तो उसको इंडस्ट्री चलाने का कोई राइट नहीं है. आपकी पेइंग कैपेसिटी ग्राउंड नहीं हो सकती है नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस के लिए. यानी कि आप लॉ में ये नहीं कह सकते कि हमारी पास इतना पैसा नहीं है कि हम मिनिमम वेजेस दे सके. तो इसका मतलब आप इंडस्ट्री ही बंद करके बैठ जाओ. ठीक है, आगे देखिए
ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट का? एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बेटा मिनिमम फिक्स करना मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को, ताकि जो वर्कर्स एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में इंश्योर किया जा सके कि उन्हें वेज रेट्स प्रॉपर्ली मिल सके, प्रिस्क्राइब जो है उसे मिनिमम ना मिले, ठीक है, जो मिनिमम प्रिस्क्राइब है उसे कम ना मिले। जो मिनिमम रेट्स है वेजेस के वो डिफर करते हैं एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट, लोकेशन टू लोकेशन, अमंग डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर, अडल्ट के लिए अलग है, चिल्ड्रन के लिए अलग है, एडोलेसेंट के लिए अलग है। ये पीरियोडिकल रिवीजन भी प्रोवाइड करता है मिनिमम वेजेस की, कि टाइम टू टाइम इनको जो मिनिमम वेज फिक्स किया गया है इसको रिवाइज करते जाएं। अगर कोई एम्प्लॉयर डिफॉल्ट करता है मिनिमम वेजेस को पे करने में जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं, तो एक्ट के अंदर बेटा कुछ प्रोविजंस है जिससे कि मिनिमम वेजेस को क्या करा जाएगा, रिकवर करा जाएगा, और बिल के साथ और क्या पेनल्टी भी उस पर चार्ज होगी। एंड सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी, उसका पूरा डील किया जाएगा इस चीज़ को। फर्दर इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। बाद में एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड भी अपॉइंट किए जाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को भी और वर्कर्स को भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक टर्म आई थी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है कि किन किन केस में जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्केड्यूल होगी। देखिए, स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, अगर कोई किसी वुलन कारपेट मेकिंग या फिर शॉल वेविंग एस्टैब्लिशमेंट में एंगेज है, तो ये पूरी लिस्ट है कि किन किन को एज वो मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, कि ये लोग रजिस्टर्ड है स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। अब देखिए आगे समझते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ पे है? होल ऑफ इंडिया। आपने बहुत से एक्ट पढ़े होंगे जहाँ पे लिखा आता था एक्सेप्ट JNK, लेकिन ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। उसके अलावा ये एप्लीकेबल है उन स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स पे या फिर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ वर्क जिसके रिस्पेक्ट में मिनिमम वेजेस को फिक्स किया गया है, जो कि अभी जस्ट नाउ मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, ठीक है। ये लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट की। आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक स्क्रीनशॉट लिया था बस। चलिए आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये एप्लीकेबल है टू एनी एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट एटलीस्ट जहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, उस हर कंपनी पे ये और उस हर एस्टेब्लिशमेंट पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा। जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है उन एम्प्लॉयज़ पे किसी अंडरटेकिंग के जो कि ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर किसी फेडरल रेलवे के थ्रू ओन्ड है, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट दे देते हैं कि हाँ इन लोगों के लिए भी मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा, तब उस केस में एप्लीकेबल हो सकता है। कोई भी एम्प्लॉई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अपना ये राइट गिव अप नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है मिनिमम वेजेस का राइट, ठीक है, सो फार एज इट पर्पज टू मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर फिक्स अंडर द एक्ट, ठीक है। हेंस किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो कि बनाया गया है लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ फिक्स वेजेस फिक्स शैल बी नल एंड वॉइड, वो नल होगा और वॉइड होगा। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे समझते हैं, अगर किसी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएट करके समझे तो जो स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट कैरी करी जा रही है या फिर वो किसकी अथॉरिटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में, या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या फिर उसका रिलेशन किसी माइन से, ओल्ड फील्ड से, या किसी मेजर पोर्ट से है, और एनी कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश हुई है और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश हुई है, तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी देखिए इन रिलेशन टू एनी अदर स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट, बाकी किसी भी जो अदर तरह की स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको मानेंगे हम, स्टेट गवर्नमेंट को। आगे समझते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है, वो अथॉरिटी जिसको अपॉइंट किया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, ये जो अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, इन्होंने ही इसको अपॉइंट किया है कि अपॉइंट कैसे कराए, बाय नोटिफिकेशन इन इट्स ऑफिशियल गेजेट, इसके थ्रू इसको अपॉइंट कराए। और इसका काम क्या रहेगा, टू एसरटेन फ्रॉम टाइम टू टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो कि एप्लीकेबल है एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन अ स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। अब चलिए मतलब समझते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है कि ये लिस्ट है उन प्राइजेस की जो कि बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जो चाहिए होते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करके इनको फिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एवरेज टेबल फॉर इंडिया, कि एक बेडरूम सिटी सेंटर के अकॉर्डिंग इतना डॉलर जो है, अब इसको हम अपने इंडियन रुपये से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू निकल आएगी, दैट इज $160.3
29। ओके, ये मिनिमम ये क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब ये लोग, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, इस जो अमाउंट है इसको कैलकुलेट करेगी, ये काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रहेगा। अब आगे देखिए दोबारा से नीचे इसने क्या दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये किसके रिलेशन में है, जो कि एम्प्लॉयज स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयड है, ठीक है, जहाँ पे मिनिमम वेज रेट फिक्स किया जाता है। अब हम समझ चुके हैं वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को यहाँ पे एसरटेन किया जाएगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी अपनी नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गैजेट में कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, और ये एप्लीकेबल होगा एम्प्लॉयज पर उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर। चलिए अब आगे समझते हैं मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर। देखिए एम्प्लॉयर क्या है, एनी पर्सन जो कि एम्प्लॉय करता है डायरेक्टली या फिर और थ्रू अनदर पर्सन। मान लो मैं किसी को किसी के यहाँ जॉब पर अपॉइंट करवाती हूँ तो फिर थ्रू अदर पर्सन हुआ, और वेदर ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, खुद के बिहाफ पे उसने किसी को भेज दिया। मान लो सपोज करो एक फादर कहीं पे नौकरी करता था और वहां पे अब उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब कल से मेरा बेटा मेरी जगह आएगा, तो ये वो वाला केस हो गया। और एनी अदर पर्सन, या फिर कोई और उसकी जगह आता है, तो one or more employees in any scheduled employment in respect of which minimum wages have been fixed under this act and includes, ये तो बेटा ये तो एम्प्लॉयर हुआ ही हुआ, और इसके साथ साथ हम किसे एम्प्लॉयर मानेंगे। देखिए 4 पॉइंट्स है, मैं पहले हाईलाइट कर लेते हैं। एक मैनेजर हो गया, ठीक है, दूसरा कौन हुआ, अथॉरिटी, ठीक, या फिर पर्सन, ठीक है, इन दोनों केस में ये वाले डीलिंग पर्सन। अब चलिए पहले यहाँ पे फटाफट से समझते हैं कि इन अ फैक्ट्री जहाँ पर कोई भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट कैरी करी जा रही है, तो उसके जहाँ पे मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया है, तो कोई भी पर्सन जो उस फैक्ट्री का मैनेजर होगा वो भी एम्प्लॉयर माना जाएगा। आगे देखिए, किसी भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो कि किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। नेक्स्ट वाला यहीं पे देख लीजिए, किसी भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो कि किसके कंट्रोल में, लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में। अब यहाँ पर इस केस में जहाँ पे मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे, तो कोई भी पर्सन या अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, किस लिए, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज के सुपरविजन और कंट्रोल के लिए। और जहाँ पे अगर कोई अथॉरिटी अपॉइंट ही नहीं करी गई है, तो यहाँ पे जिस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर वो लोग काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि अगर लोकल अथॉरिटी के केस में जहाँ पे मिनिमम वेजेस फिक्स किए जा रहे हैं, तो कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है उस अथॉरिटी के द्वारा सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज, और जहाँ पे कोई नहीं है तो उस केस में कौन होगा बेटा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस लोकल अथॉरिटी का। आगे देखिए, इन एनी अदर केस वेयर देयर इज कैरिड ऑन एनी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस जहाँ पे फिक्स किए गए हैं, तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू द ओनर ऑफ द फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस की पेमेंट के लिए, तो वो क्या रहेगा, एम्प्लॉयर माना जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, हमने सिर्फ पहले फैक्ट्री की बात करी, दूसरे केस में हमने स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात करी जो गवर्नमेंट के अंदर है, तीसरे केस में हमने स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात करी जो लोकल अथॉरिटी के अंदर है, और लास्ट केस में किसी भी तरह की स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब आगे समझते हैं मीनिंग ऑफ वेजेस। देखिए वेजेस क्या है, ऑल रेम्युनरेशन, सारी तरह की जितना भी उसको पैसा मिल रहा है, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि पेएबल है टू अ पर्सन जो कि एम्प्लॉय किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो, मतलब ओरल या रिटर्न, उसको फुलफिल करता है। वर्ड फुलफिल हुए मतलब ये टर्म्स जो थी, इट इंक्लूड्स हाउस रेंट अलाउंस, ये एचआरए इंक्लूड करता है, बट इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है। ये देखिए, द वैल्यू ऑफ, किसी भी तरह का अगर एम्प्लॉयर ने घर रहने को दिया है एम्प्लॉय को, लेबर को किसी भी तरह का एकोमोडेशन दिया है, या फिर सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ठीक है, आगे, या फिर किसी भी तरह की एमिनिटी या फिर सर्विस जो है एक्सक्लूडेड बाय, देखिए किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करी तो वो तो काउंट नहीं होगी रेम्यूनरेशन वेजेस के अंदर, लेकिन एक्सक्लूडेड बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दिया है तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड और अंडर एनी सोशल इंश्योरेंस, किसी भी तरह का टीए, ठीक है, और इसके अलावा जो सम पे करा गया है, यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का जो सम पे करा गया है किसी पर्सन को टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस को डील करने के लिए, ठीक है, उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान, और एनी ग्रेचुटी पेएबल ऑन डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के टाइम पे अगर कोई ग्रेचुटी दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। आगे समझते हैं एम्प्लॉय का मीनिंग। देखिए,
एम्प्लॉय कौन है? मीन्स अ पर्सन जिसको एम्प्लॉय करा गया है या फिर हायर करा गया है टू डू एनी वर्क, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, क्लेरिकल हो, स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में हो। ठीक है, अभी हम समझ चुके हैं स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी, ये वो लिस्ट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स आ गई उनकी बात करता है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच जहाँ पे मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं। इसके अंदर आउट वर्कर भी इंक्लूड होता है। आउट वर्कर का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए जैसे किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है, लेकिन अब उस फैक्ट्री का कोई जो आर्टिकल है, जो प्रोडक्ट वो बना रही है, उस प्रोडक्ट में थोड़ी सी जो फिनिशिंग चाहिए होती है वो हमें बाहर से करानी पड़ती है। ठीक है, तो बाहर लेबर से वो फिनिशिंग कराने के लिए हम लेबर को अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स दे आते हैं और लेबर अपने ही वर्क प्लेस पर रह करके, अपने या फिर घर पे रह करके उस काम को करके हमें दे देती है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल ज्वेलरी से रिलेटेड देती हूँ। देखिए, ज्वेलरी में जैसे अगर कोई ऑर्नामेंट बना है, ठीक, तो उसमें उसके जो बंद करने के हुक्स होते हैं, डॉल जो छोटी छोटी कड़ियाँ उसके अंदर लगती है, उसके लिए वो काम दिया जाता है लेबर को। तो अब वो लेबर को वहां पे वो काम दे दिया गया, लेबर ने वो काम किया और हमें ला करके दे दिया, तो वो भी क्या हो गया बेटा? आउट वर्कर। ठीक है, तो इस जिसको कोई आर्टिकल्स दिया, मटेरियल दिया किसी पर्सन के द्वारा ताकि वो उसको बनाए या फिर क्लीन करे, वॉश करे, ऑल्टर करे, ऑर्नामेंटेड, फिनिश, रिपेयर, अडेप्टेड और अदरवाइज प्रोसेस फॉर द सेल ऑफ पर्पस ऑफ द ट्रेड और बिजनेस के ट्रेड और सेल पर्पस के लिए। ठीक है, ऑफ दैट अदर पर्सन, जो प्रोसेस है इज टू बी कैरिड आउट आइदर इन होम ऑफ द आउट वर्कर, वो अपने घर में भी काम कर सकता है या फिर कहीं और किसी के प्रीमिसेस में भी कर सकता है, एंड नॉट बीइंग द प्रीमिसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अदर पर्सन, किसी और की मैनेजमेंट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, the term also includes an employee declared to be an employee by the appropriate government but does not include any member of the armed forces of the union, यानी कि ये इसकी क्या है? एक्सेप्शन है कि आर्म फोर्सेस का यूनियन का कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। वेजेस के मिनिमम रेट को फिक्स करना, देखो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फिक्स करती है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन द फॉलोइंग मैनर। It shall fix the minimum rates of wages payable to employees employed in employment specified in Part 1 and Part 2 of the schedule and in employment added to either part by notification under Section 27। देखो, इसको समझाने से पहले मेरा आपको समझाना जरूरी है Part 1 और Part 2 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का। देखिए, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का Part 1 और 2, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में दोबारा से ये वही चीजें आ गई है कि कौन कौन कहाँ पे एंगेज हो सकता है। ये Part 1 हो गया और ये Part 2 हो गया। देखिए, Part 2 को भी ध्यान से देखिएगा। एग्रीकल्चर हो गई, बीटल वाइन्स हो गई, कैशिन कोकोनट गार्डन्स हो गए। तो इस तरह की ये अगर यहाँ पे कोई यानी कि इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स के लिए फिक्स किए जाएंगे मिनिमम वेजेस। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी? इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड है अगर किसी एम्प्लॉयमेंट में, जो कि Part 2 में स्पेसिफाइड है, तो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर द होल स्टेट, फिक्स सच रेट्स एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, एक स्टेट के पार्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, रेदर देन होल स्टेट के लिए वही वेजेस एप्लीकेबल करे। क्योंकि देखिए, एक स्टेट के अगर एक स्टेट भी बहुत वाइड होता है तो उसके अंदर भी अलग अलग जोन्स होते हैं। अब जैसे दिल्ली में अर्बन भी है, रूरल भी है, तो क्या अर्बन और रूरल के लिए सेम वेज रेट होना चाहिए? नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट एज अ होल ना करके वो क्या कर सकती है? एक पार्ट के लिए फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट, और फॉर एनी स्पेसिफिक क्लास और क्लास ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, बेटा पार्ट के लिए भी कर सकती है और एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ एम्प्लॉयज के लिए भी कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए, इट शैल रिव्यू एट सच इंटरवल्स एज इट मे थिंक फिट, कि जैसे जैसे इसको लगे टाइम पे वो क्या करेगी? इसको रिव्यू भी करेगी, नॉट एक्सीडिंग 5 years। ठीक है, 5 साल एक्सीड नहीं होने चाहिए, 5 साल के अंदर अंदर उसको क्या करना है? रिव्यू भी करना है, जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस है फिक्स किए गए हैं, और उसको रिवाइज भी करे अगर नेसेसरी हो तो। आगे देखिए कि किसी भी रीजन से अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको रिव्यू नहीं कर पाती है मिनिमम रेट्स को, ठीक है, जो कि फिक्स किए गए हैं किसी भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में 5 years के इंटरवल के लिए, तब भी हमारे इस लॉ के अंदर ऐसा कोई क्लॉज नहीं लिखा हुआ जो कि प्रिवेंट करता है गवर्नमेंट को 5 साल की एक्सपायरी के बाद रिव्यू करने से। ठीक है, यानी कि अगर 5 साल तक गवर्नमेंट ने रिव्यू नहीं करा, उसको रिवाइज नहीं करा, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको रिव्यू कर सकती है। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि अब गवर्नमेंट इसको रिव्यू नहीं करेगी। इफ नेसेसरी और जरूरत पड़े तो वो उसको रिवाइज भी कर सकती है। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट टर्म ऑफ 5 years शेल कंटिन्यू इन फोर्स। देखिए, एक लाइन में यहाँ पे रह गई है कि मिनिमम रेट्स अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं करा, तो जो मिनिमम रेट्स पहले से ही चलते आ रहे थे ना 5 साल की एक्सपायरी से पहले, वो ही आगे कंटिन्यू रहेंगे।
अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कई बार वो रिफ्रेन मना कर देती है, पीछे हट जाती है मिनिमम फिक्स करने से मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस कई तरह की स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, जहां पर इन विच देयर आर इन द होल स्टेट लेस देन 1000 एम्प्लॉयज आर एंगेज, जहां पे किसी स्टेट में 1000 से कम एम्प्लॉयज एंगेज है। बट इफ एनी टाइम अगर गवर्नमेंट को ये लगता है, ये गवर्नमेंट ये फाइंड कर लेती है कि जो इंक्वायरी के बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो क्या हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है, राइज टू 1000 या फिर उससे ज्यादा, तो ये क्या करेगी, मिनिमम फिक्स रेट ऑफ वेजेस वहां पे फिक्स कर देगी, ठीक है। और एम्प्लॉयज को अब आगे देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या फिक्स कर सकती है, यहाँ पे समझो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क के लिए। मान लो सपोज करो कि कोई 9 घंटे काम करता है, 9 आवर्स, तो 9 आवर्स के लिए इसको इतने वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर पीस वर्क मतलब जितना काम किया उतना, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक आर्टिकल बनाने के लिए एक गवर्नमेंट ने कह दिया कि 100 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर कोई 90 आर्टिकल बना रहे तो 100 के हिसाब से उसको 9000 रुपए देने ही पड़ेंगे। ये पीस के हिसाब से रेम्यूनरेशन वेजेस को फिक्स कर दिया। अब आगे देखिए मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन टू सच एम्प्लॉयज जो कि एम्प्लॉयड है किसी पीस वर्क में, बट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग देम अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन अ टाइम वर्क बेसिस, तो गारंटेड टाइम रेट। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से ये वाला पॉइंट समझाती हूँ। सपोज कीजिए कोई मजदूर है सॉरी, यहाँ पे देखिए ये एक मजदूर है आर नाम का। अभी क्या करता है, किसी दूर इंडस्ट्री में जाकर के काम करता है। इसको इंडस्ट्री में आने का इसका रोज का किराया लगता है 100 रुपए, और यहाँ का भी रोज का किराया आने जाने का, ये आने का और ये जाने का, इस तरह से पैसे इसके 200 रुपए इसका किराया लगता है, ठीक है। अभी अगर ऑफिस आएगा तो वहां पे कुछ खाता पीता है तो 50 रुपए मिनिमम इसका खाने पीने का खर्चा, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना हुआ, 250 रुपए, ठीक। अब एक बात समझिए कि इस दिन आकर के इसने आर्टिकल बनाए कितने, 20 आर्टिकल, ओके, और एक आर्टिकल के पैसे हमने कितने डिसाइड करे थे, 100, तो इस हिसाब से इसका वेज कितना हुआ, 2000, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा कि भले ही आप पीस वर्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने अगर इतने आर्टिकल्स बनाए और आपको इतना पैसा, बट वहां पे भी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम जो अमाउंट है वो स्पेसिफाई कर दिया, गारंटीड टाइम रेट स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आप इतना काम भी करा रहे तो भी आपको इतना मिनिमम देना ही पड़ेगा। सपोज करिए कि जैसे एम्प्लॉय वहां से यहाँ पे समझ लिया अगर 10 रुपए होता, यहाँ तो चलिए इसने 2000 कमा लिया, यहाँ पे अगर 10 रुपए होता तो ये कितना हो जाता, 200, तो उसका खर्चा कितने का हुआ, 250 रुपए का, ठीक है, और इसको मिला कितना, 200, तो इसको तो मिनिमम भी नहीं मिला, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गारंटी टाइम रेट को फिक्स कर दिया। मिनिमम रेट वेदर टाइम रेट हो या पीस रेट हो, टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क डन बाय देम, अगर वो कोई भी ओवर टाइम काम करेगा तो उसे ओवर टाइम रेट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर दिस सेक्शन, तो डिफरेंट मिनिमम रेट्स जो है वेजेस के वो फिक्स किए जा सकते हैं स्केड्यूल एम्प्लॉयज के लिए, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क्स किसी भी सेम स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, एडल्ट्स के लिए अलग, एडोलेसेंट्स चिल्ड्रन अप्रेंटिसेस के लिए अलग, और डिफरेंट लोकेलिटीज के लिए अलग। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कि जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस है वो फिक्स किए जा सकते हैं बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड्स। देखिए कैसे कैसे, टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स किए जा सकते हैं, आवर्स के अकॉर्डिंग भी, डे के अकॉर्डिंग कि भाई इतने घंटों का इतना मिलेगा, डे का भी कर सकते हैं कि एक दिन का इतना दिहाड़ी मिलेगी ही, और मंथ का भी कर सकते हैं कि एक दिन के लिए इतना वेज मिलेगा ही मिलेगा, एक मंथ के लिए, ठीक है, और बाय सच लार्जर वेज पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब आगे देखिए, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता है मेल और फीमेल वर्कर्स के बीच में, जो मेल को मिलेगा वही फीमेल को मिलेगा।